हेलो एवरीवन। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि प्रीलिम्स 2024 के लिए करंट अफेयर्स को होलिस्टिकली कवर करने का प्रयास करेगी। मैं इस सीरीज़ में कंटेंट फ्रॉम अक्रॉस डिफरेंट रिसोर्सेज कंपाइल करूँगा एंड आपके सामने प्रस्तुत करूँगा इन अ वे जिससे आपको प्रीलिम्स के लिए जो पॉइंटर सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कंसाइज वे में मिल जाए, आपके पढ़ने का समय बच जाए। ठीक है, आज हम पहली चीज़ जो शुरू करने जा रहे हैं वो है PT 365 का इकोनॉमी डॉक्यूमेंट। ये एक ऐसा रिसोर्स है जो ऑलमोस्ट सभी बच्चे एक ना एक बार रेफ़र करते हैं। ठीक है, बट गलती क्या करते हैं कि 100 पेज का डॉक्यूमेंट एंड टू एंड पढ़ने में बहुत सारा समय लगा देते हैं एंड उसकी यूटिलिटी उतनी नहीं है। प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आप उसमें कितना समय लगा रहे हैं एंड आपको उसका कितना बेनिफिट मिल सकता है। सेकेंडली, प्रीलिम्स के लिए अगर आप कोई चीज़ एक बार पढ़ रहे हैं ना, तो उससे बेहतर है कि आप नहीं पढ़िए उसको। कोई भी चीज़ अनलेस एंड अनटिल आप 3 बार नहीं पढ़ सकते तो उससे आप कुछ भी गेन नहीं कर रहे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज को लिमिट करें एंड एक रिसोर्स को मल्टीपल बार पढ़ें। मैं ये सीरीज़ इसी पर्पज से शुरू कर रहा हूँ कि आपके पास एक ऐसी जगह हो जहाँ पे सारे करंट अफेयर्स अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स आपको कंसोलिडेटेड वे में मिल जाएं। ठीक है, तो अभी और देर किए बिना हम शुरू करते हैं आज का अपना PT 365 का सेशन। आज मैं आपको बताऊंगा कि PT 365 कैसे पढ़ते हैं, कैसे जो चीज़ें स्टार्टिंग में पढ़ ली जा चुकी हैं उनको इग्नोर करते हैं एंड कहाँ कैसे ढूंढते हैं कि UPSC आपसे क्या पूछ सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल जो यहाँ है वो है GDP एस्टिमेशन इन इंडिया। GDP एस्टिमेशन मैं अज्यूम करूँगा आप सभी उसका बेसिक्स जानते हैं। नॉमिनल GDP, रियल GDP, ये सारे टर्म्स आप फेमिलियर हैं। जो इस आर्टिकल में 2-3 पॉइंटर्स हैं जो आपको प्रीलिम्स के लिए ध्यान पर रखने हैं वो यही हैं कि मॉस्पी कैलकुलेट करता है आपका GVA। सेकेंडली, एक GDP डिफ्लेटर नाम का टर्म होता है जो कि रेशियो ऑफ नॉमिनल GDP टू रियल GDP है। ये एक तरह से इन्फ्लेशन का भी मेट्रिक है। इसमें और CPIC जो CPI इन्फ्लेशन जो कैलकुलेट होता है उसमें क्या डिफरेंस है? तो GDP डिफ्लेटर में सारे प्रोडक्ट्स अक्रॉस सेक्टर्स काउंट हो रहे हैं, बट CPI के बास्केट में एक सर्टेन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो ये एक इन्फ्लेशन का अच्छा मैट्रिक है एंड UPSC ऐसी चीज़ों को पूछने में हमेशा इंटरेस्टेड रहता है, तो इसलिए ऐसी चीज़ों को फोकस करिए आप। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे आर्टिकल में है कि बेस ईयर GDP सीरीज़ का क्या है, वो चेंज करके 2011-12 किया गया था, तो इसको आप ध्यान पे रखेंगे। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें इसमें दी हुई हैं उसका प्रीलिम्स के लिए कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, तो हम उनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला आर्टिकल है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI। तो इसमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि ये इंडेक्स कौन निकालता है? नीति आयोग। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट आप याद रख लीजिए, 24.82 करोड़ इंडियंस एस्केप्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन लास्ट 9 ईयर्स। क्योंकि आजकल UPSC कोई डेटा पॉइंट भी काफ़ी क्लोज डेटा पॉइंट्स उठा लेता है एंड आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो ये चूंकि बहुत स्टैंडर्ड डेटा हो चुका है तो इसको याद करके रख लीजिए। अब ऐसे स्टेटमेंट्स जैसे ऑल 12 इंडिकेटर्स सॉ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिडक्शन, तो आपके गेस मास्टरगिरी वाले सारे आप वीडियोस में देख चुके होंगे कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। ठीक है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब इसका काउंटर लॉजिक वाला कोई स्टेटमेंट मिले तो आप उसको ध्यान पे रख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे कहा गया कि सारे के सारे 12 इंडिकेटर्स स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिडक्शन के रहे हैं। अगर आपके प्रीलिम्स में ये सवाल आ जाएगा एंड आपने इसको याद नहीं रखा होगा तो गारंटीड है कि आप उस ऑप्शन को कहेंगे कि नहीं सारे तो नहीं हो सकते। इसीलिए ऐसे एनोमलीज जो हैं उनको ज़रूर से ध्यान पर रखिए। अगला एक छोटा सा पॉइंट और क्या ध्यान रखना है कि ये डेटा किस बेसिस पे बन रहा है, तो वो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा के बेसिस पे। और एक टर्म एल्कायर फोस्टर मेथडोलॉजी, तो ये वर्ड एसोसिएशन जो है प्रीलिम्स का काफ़ी फेवरेट टॉपिक है कि वो 2 वर्ड्स को एसोसिएट कराता है कि ये वर्ड किससे रिलेटेड है। तो अब सिंस MPI न्यूज़ में है एंड एल्कायर फोस्टर मेथडोलॉजी आपके सामने आ रहा है तो आप उसको ध्यान पे रख लीजिए कि एल्कायर फोस्टर मेथडोलॉजी जो है वो पॉवर्टी मेजर के लिए एक डुअल कट ऑफ काउंटिंग मेथड है। ठीक है, नेशनल MPI और ग्लोबल MPI में फ़र्क क्या है? तो इसने 2 एक्स्ट्रा इंडिकेटर ऐड कर लिए हैं, मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, अब आप 12 इंडिकेटर्स तो बैठ के नहीं याद कर सकते। ठीक है, अगेन कॉस्ट बेनिफिट वाली चीज़, बट 3 हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये 3 तो आप ज़रूर ध्यान पे रखिए।
इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमेशा ऑप्शन एलिमिनेट करना प्रीलिम्स से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि कौन सी मेजर चीज़ें जो नहीं है इसमें, जैसे पर कैपिटा इनकम, तो आपको लगेगा पर कैपिटा इनकम तो पॉवर्टी वाले में होगी ही होगी, बट इसमें नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि पर कैपिटा इनकम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इंडिकेटर्स इन एमपीआई। ठीक है, ग्लोबल एमपीआई का डेटा हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला आर्टिकल है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो इसमें भी आप देखेंगे अगर, तो जो सारी चीज़ें हैं, स्कीम्स हैं, एवरीथिंग है, बट इसका हमारे प्रीलिम से ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो हम इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अगला आर्टिकल है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक में से एक है, मेंस में भी बहुत आता है, पिछले साल तो प्रीलिम्स में भी आया था। तो इससे रिलेटेड एक स्कीम है लखपति दीदी स्कीम। तो अभी लखपति दीदी स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कर रहा है। आप नाम पढ़िएगा स्कीम का तो आपको लगेगा विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का होगा ज़रूर, तो इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है। जहाँ भी आपको एनोमलीज दिखें, ऑप्शंस बनाने के लिए अच्छा है वो, क्योंकि यूपीएससी आपसे चाहता है ना कि वो आप जो गेस करने वाली टेक्निक है, लॉजिकल रीजनिंग से सारे आंसर्स ना मिले, तो ऐसे एनोमलीज पे वो फोकस करता है। इसलिए आप ध्यान पर रख लीजिए कि लखपति दीदी स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की है। ठीक है, एंड इसका ऑब्जेक्टिव है कि रूरल एसएचजी वुमेन को 1 लाख पर एनम का मिल जाए कवर। ठीक है, बाकी एसएचजीज के बारे में बेसिक डेफिनेशन है, ये आप मेंस के समय में पढ़ेंगे तब ध्यान दे लीजिएगा, प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेजर इनिशिएटिव्स, तो जैसे अब ये डॉक्यूमेंट जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप एक एक स्कीम पे उतना समय मत लगाइए। स्कीम्स के लिए एक अलग से अपना पढ़ाई का सेशन रखिएगा, जहाँ पे आपको जो जो स्कीम्स इंपॉर्टेंट लगेंगी उनकी डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। इस डॉक्यूमेंट को पढ़ते वक्त आपका फोकस होना चाहिए इकोनॉमी स्पेसिफिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। स्कीम्स तो आप एनीवे अलग से करेंगे ही करेंगे, तो इसको स्किप करते हुए अभी आगे बढ़ जाया जाए। अगेन एसएसजी से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक है बैंक लिंकेज प्रोग्राम। इसमें आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि नाबार्ड ने शुरू किया था, लॉन्च किया था 1992 में। इसके अलावा इस पूरे में प्रीलिम्स के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक आखिरी माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस इज अनदर वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। इसमें आप इतना ही ध्यान रखिए कि इसका जो क्रॉस एनपीए है वो 2.7% है FY23, यानी जो नॉर्मल लोन्स हैं उनसे कम है। तो ऐसे कंपैरिजंस आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अगला हमारे पास आता है फिस्कल पॉलिसी, जिसमें स्टेट फाइनेंसेस। स्टेट फाइनेंसेस में 2021 से 2023 के बीच आपके डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ स्टेट्स डिक्लाइन किए हैं। तो ऐसे ट्रेंड वाली चीज़ें आप ध्यान पर रखा करिए। ठीक है, एनके सिंह की कमेटी की रिकमेंडेशन आपने स्टार्टिंग में ज़रूर से ज़रूर पढ़ी होगी कि 40% डेट टू जीडीपी फॉर सेंटर, 20% फॉर स्टेट्स। अगेन इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर प्रीलिम्स में ये चीज़ें आती हैं। अगला है स्टेट्स का कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंस गवर्नमेंट का बहुत सारा फोकस है कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने पे, उससे रिलेटेड एक स्कीम निकाली है कैपेक्स स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसके अंडर 50 ईयर का इंटरेस्ट फ्री लोन अप टू अ सम ऑफ 1.3 लाख करोड़। इसमें आपको ध्यान क्या कर रहे हैं, टर्म 50 ईयर है एंड इंटरेस्ट फ्री लोन है। एक और चीज़ जो आपको ध्यान पर रखनी है कि जो अमाउंट है अंडर पार्ट 1, जो कि मेजर पार्ट है 1 लाख करोड़ तक का, उसका जो एलोकेशन है वो उसी रेशियो में है जो कि फाइनेंस कमीशन ने सेंट्रल टैक्स एंड ड्यूटीज़ का शेयर के लिए स्टेट्स में रेशियो दिया होगा। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी डेटा दिया है वो पूछना थोड़ा कठिन ही है यूपीएससी को, तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपने जब पढ़ रहे होंगे तो आप अपने भी नोट्स बना सकते हैं। मैं एक आउटलाइन की तरह आपको बता दे रहा हूँ एंड मेरी समझ से जो इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ। आप इस फ्रेमवर्क को फॉलो करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं एंड देन उसको रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है पब्लिक डेट। तो पब्लिक डेट जो है वो राइट साइड में जो बना हुआ है इंटरनल और एक्सटर्नल डेट। तो यूजुअली हम ये पढ़ते हैं, बट यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो शायद हम उतना ध्यान नहीं देते, तो इसलिए इसको यहाँ पे पढ़ लीजिए कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या होती है, नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या होती है। ये टर्म क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में आ चुके हैं। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वो सिक्योरिटीज़ होती है जिनको बहुत ईजिली, बहुत लिक्विड होती है, बहुत ईजिली आप एक्सचेंज कर सकते हैं किसी स्टॉक एक्सचेंज पे या किसी और वे से। तो उनमें आती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स। और एक्सटर्नल डेट जो है, जो हम मल्टीलेटरल एजेंसी से मोस्टली ले रखे होते हैं, किसी कंट्री से डायरेक्टली नहीं लेते हम, ज़्यादातर मल्टीलेटरल एजेंसी से। तो ये कुछ बातें आप ध्यान पर रख लीजिए। मार्केटेबल सिक्योरिटीज से ज़्यादातर हम डेट, पब्लिक डेट उठाते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा और डेटा याद कर लीजिएगा आप कि 81% पे है, था 2005 एंड 6 में भी, 84 तक गया 2021-22 में, अब वापस 81 पे आ गया है। अगेन वो ट्रेंड याद रखिएगा। ठीक है,
तो अगर पूछ दे कि पिछले 15 साल में बढ़ता ही जा रहा है या घटता ही जा रहा है, तो ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स यहाँ ट्रू नहीं है। ठीक है, अगला जो आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना शेयर था, तो 57%। इंटरनल डेट, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि इंटरनल डेट मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी हैवी मेजॉरिटी में है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका फायदा क्या है, आपको यूपीएससी कैसे ऑप्शंस बना कंफ्यूज कर सकता है कि मोस्ट ऑफ आर डेट आर वल्नरेबल टू एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज रिस्क। अगर मान लीजिए ऑप्शन बना देता है, तो आपको क्या सोचना है यहाँ पे कि अच्छा हमारा डेट कौन सा है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। इंटरनल डेट को कोई फर्क नहीं पड़ता करेंसी एक्सचेंज रेशियो से, तो हम उससे वल्नरेबल नहीं है। तो इस तरह से जब आप पढ़ रहे हैं तो यूपीएससी उसको कैसे पूछ सकता है प्रीलिम्स में, उसको ध्यान पर रखते हुए चीज़ें पढ़िए, तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, रीजंस एंड वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला एक टर्म आता है ऑफ बजट बोरिंग्स। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो एक छोटा सा याद रख लीजिए कि ये वो हैं जो गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं लेती है बट अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस लेती हैं। जैसे कि अगर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सब्सिडी देना है, बिल पे करना है, तो वो खुद से लोन ले लेता है, तो ये ऑफ बजट बोरोइंग्स है क्योंकि ये बजट में नहीं आते। सिंस ये बजट में नहीं आते तो फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेशन में भी नहीं आते, एंड गवर्नमेंट्स कई बार इसका यूज़ करती हैं अपना फिस्कल डेफिसिट टारगेट बाईपास करने के लिए। ठीक है, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। इसके बाद है करंट अकाउंट डेफिसिट। तो मैं होप कर रहा हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, विजिबल इनविजिबल कैपिटल, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने अपने स्टैटिक प्रिपरेशन के वक्त पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो उसके अलावा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए, तो इसको आप पार कर सकते हैं। अगला एक टर्म आता है डेटेड सिक्योरिटीज़। तो इसमें अगर ध्यान देने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ डेटेड सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, तो एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है, एंड अपना फिस्कल डेफिसिट फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज़ का ही मेजॉरिटी यूज़ करती है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कम होते हैं गवर्नमेंट के, लॉन्गर टर्म बोरिंग्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, किस किस टाइप की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो ट्रेजरी बिल्स, उसमें वैराइटीज़ हैं 91 डे, 182 डे, 364 डे, ये जो है शॉर्ट टर्म होती हैं। ठीक है, तो डेटेड सिक्योरिटीज़ जो है वो लॉन्ग टर्म है। अदर जो टाइप ऑफ G6 है उसमें एक ट्रेजरी बिल आता है, कैश मैनेजमेंट बिल आता है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स आता है। यहाँ आप ध्यान देने की बात है, स्टेट ट्रेजरी बिल नहीं है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स है जो स्टेट गवर्नमेंट करती है। इसमें एक नई जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ दी हुई है वो है कि कैसे G6 इशू होते हैं। आपने अभी पिछले सालों में एक क्वेश्चन देखा होगा कि ऑर्डर्ड मैचिंग सिस्टम ऑफ RBI पूछ दिया था, तो इस तरह की चीज़ें भी अब प्रीलिम्स पूछ रहा है। तो आप ध्यान पे रख लीजिए कि ई कुबेर प्लेटफॉर्म जो है RBI का, उसके थ्रू ऑक्शन होती है G6, एंड इसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और कॉर्पोरेट को भी अलाउड है पार्टिसिपेट करना, बट सर्टन लिमिट तक ही अलाउड है। अगर आप एग्जैक्ट लिमिट एक बार सर्च कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से 5% ऑफ द टोटल सिक्योरिटीज अवेलेबल, और एक और कोई लिमिट है, एक बार आप देख लीजिएगा इसको ज़रूर से। RBI एक ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है। ठीक है, लिक्विडिटी ये भी मेरे ख्याल से आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, बट मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ कि जब मार्केट में मान लो कि लिक्विडिटी RBI को कम करनी है, तो वो क्या करेगा कि G6 बेचेगा तो कैश उसके पास आ जाएगा, लोगों के पास G6 आ जाएंगे, तो कैश मार्केट से कम हो गया, तो मार्केट से लिक्विडिटी कम हो गई। तो इस तरह से ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है RBI, सिक्योरिटीज बेच और खरीद के लिक्विडिटी एडजस्ट करने की। ठीक है, डेटेड सिक्योरिटीज का भी कुछ तो रिस्क है, भले ही वो ऑलमोस्ट गिल्ट एज्ड माने जाते हैं, विदाउट एनी रिस्क माने जाते हैं, बट स्टिल लिक्विडिटी रिस्क है, कोई खरीदने को ही मना कर दे, और भी मार्केट रिस्क है कुछ, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बॉन्ड यील्ड आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा। ठीक है, जीएसटी के बारे में आपने पढ़ा हो तो बहुत अच्छे से होगा। इसमें नई चीज़ क्या है कि एक 28% का टैक्स ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनोज पे लगाया गया है। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डिफरेंशिएशन क्रिएट किया है गेम्स ऑफ स्किल और गेम्स ऑफ चांस में। ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर गेम में होता है कि आपका स्किल डिपेंडेंट हो, जीत हार का चांस कितनी प्रोबेबिलिटी है, एंड कुछ गेम्स होते हैं जो प्योरली गेम ऑफ चांस हो, जैसे गैम्बलिंग हो गया। तो अब जैसे ड्रीम 11 टाइप चीज़ें आपने देखी हैं जिसमें हमेशा डिबेट रहती है कि ये गेम ऑफ स्किल है कि गेम ऑफ चांस है, तो अभी तक उसको गेम ऑफ स्किल माना जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने अब क्या किया, जीएसटी के 28% ब्रैकेट में ले आया है दोनों ही गेम्स को। तो पहली बात ध्यान करने क्या हुई कि बोथ स्किल और चांस वाले गेम पे ये है। सेकेंड बात क्या होगी कि जो टैक्स होगा वो इनिशियल अमाउंट जो एंट्री पे कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, एंड एक TDS भी काटा जाएगा आपकी विनिंग्स पे 30%।
तो ये 3 पॉइंटर्स हैं जिससे आपके 3 ऑप्शंस बहुत इजीली बन सकते हैं, तो आप इनको ध्यान पर रखिएगा। इसके अलावा जीएसटी से रिलेटेड बॉडीज़ हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। जीएसटीएन जो अब 100% गवर्नमेंट हो चुका है, जीएसटी का अपना एक अपीलेट ट्रिब्यूनल भी है, इस तरह के ऑप्शंस भी क्रिएट करता है प्रीलिम्स, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वहीं जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इस तरह के डिफरेंसेस पे भी आप ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। आपका हमारा टैक्स बेस देश में बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे टैक्स टू जीडीपी रेशियो 11.1% था FY23 में। इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि डायरेक्ट टैक्सेस 6% थे, इनडायरेक्ट 5% थे, यानी डायरेक्ट का रेशियो इनडायरेक्ट से ज़्यादा है। इसमें आप फर्दर भी जा सकते हैं कि डायरेक्ट में कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स कौन ज़्यादा था, जीएसटी कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स में क्या ऑर्डर था, इस तरह की चीज़ें आप ध्यान पर रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें उतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। ये स्टैटिस्टिक्स के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी है, इसमें भी आपके लिए कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज की वीडियो में हम यहीं रुकते हैं। आपको एक फ्लेवर मिला होगा कि कैसे प्रीलिम्स के लिए PT65 पढ़ते हैं। आगे मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा अपना कंटेंट लेके आऊँ। जिस तरह से मैंने कंटेंट यहाँ से फिल्टर आउट किया है, वैसे ही मैं अक्रॉस रिसोर्सेज आपके लिए कंटेंट फिल्टर करूंगा, एंड जो मुझे मोस्ट रेलेवेंट फॉर प्रीलिम्स लगेगा, विच इज़ द बेस्ट एड ऑन टू योर स्टैटिक नॉलेज, उस तरह कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। Please support by liking and subscribing.